हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही नया लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है चार्ल्स के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ को हमने स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों में एनालाइज किया था और क्या उसकी लिमिटेशन है वो भी हमने यहाँ पे देख ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब हम अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक विद ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने परमिटिविटी तो पढ़ लिया था, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं देखा। तो परमिटिविटी को जब मैंने डिफाइन किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट द फोर्स। हम वहां पे उस मीडियम का फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं और परमिटिविटी बताता है कि मीडियम में फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा। अगर मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो वहां पे फोर्स कम होगा, और अगर मीडियम की परमिटिविटी कम है तो वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया था कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, तो परमिटिविटी कहाँ आया था? डिनोमिनेटर में आया था। दैट मीन्स अगर इसका रिलेशन देखा जाए फोर्स के साथ, तो अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, और परमिटिविटी कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मीडियम का, वैसे ही परमिटिविटी किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो आइए अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को कभी कभी हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इस रिलेटिव परमिटिविटी को कभी कभी क्या कहा जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल के is a dielectric constant of a medium, and it is also called relative permittivity of the medium, and it is defined as absolute permittivity of that medium with respect to vacuum। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी मीडियम की परमिटिविटी लिखी जाती है, किसी मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी को अगर हम वैक्यूम या एयर या कह सकते हैं स्पेस, फ्री स्पेस, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे इसका परमिटिविटी लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, वेयर एप्सिलॉन इज अ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो जब इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को अगर हम फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, और इसी को समटाइम्स इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर इसको मैं फोर्स से रिलेट करना चाहूं, फोर्स को इससे रिलेट करना चाहूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो मैं कैसे करूंगा? अगर हम फ्री स्पेस में बात करें, तो फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सपोज कर लो 2 चार्ज R सेपरेशन पे रखे गए, तो फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा वो ये होगा। अगर किसी मीडियम की बात करें तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, अब ये एप्सिलॉन आ जाएगा, दैट इज मीडियम का क्या हो जाएगा? परमिटिविटी, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, ये किसका है? फ्री स्पेस का है, और ये किसी मीडियम का है, तो इसको हम मान लेते हैं F डैश। सपोज कर लीजिए फ्री स्पेस में जो फोर्स है F है, मीडियम का जो फोर्स है वो कितना है? ये F डैश है, या कह लो यहाँ पे F ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो F अपॉन F M विल बी
सब कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ये एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन ये निकला कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इज रेशियो ऑफ द फोर्स इन फ्री स्पेस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो अगर मैं यहाँ पे मीडियम का फोर्स लिखना चाहूं, अगर ये मीडियम में फोर्स लिखना चाहूं, रिलेट करना चाहूं, तो मीडियम इधर जाएगा, के इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ अपॉन के। ठीक है। अगर मीडियम में हम फोर्स लिखना चाहें तो वो फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा, दो चार्जेस के बीच में जो फ्री स्पेस में फोर्स होगा, उसका कितना होगा, 1 अपॉन के टाइम्स होगा। इफ अगर यहाँ पे कंडीशन अगर लगाएं, इफ के इज ग्रेटर देन 1, अगर k ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट मीडियम में जो फोर्स होगा विल बी लेस देन इन फ्री स्पेस। और अगर k इज लेस देन 1 होगा तो दिस इंप्लाइज दैट कि मीडियम में जो फोर्स होगा दैट विल बी ग्रेटर देन फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा। तो ये किसी मीडियम में फोर्स और फ्री स्पेस में फोर्स से रिलेशन है, जहां पे k इस मीडियम का क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यहां से अगर रिलेशन हम निकालने की कोशिश करें, यहां से अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो क्या होता है, वो अगर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। तो इस मीडियम का अगर परमिटिविटी, इस मीडियम की जगह पे जहां पे परमिटिविटी पुट किया गया था, यहां पे अगर हम एप्सिलॉन नॉट के पुट कर दें तो मीडियम में फोर्स का एक्सप्रेशन कितना आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है तो उस मीडियम में जो फोर्स हो जाएगा वो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अब आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि यही होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट स्पेस, इससे रिलेटेड होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। जैसे अगर कहा जाए कोई भी एक दो चार्ज सिस्टम है, दो चार्ज जैसे सिस्टम है Q1 और Q2, अगर ये कहीं पे यहाँ पे वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है, अभी ये वैक्यूम में रखे गए हैं आर सेपरेशन पे, तो सपोज कर लीजिए इस पे फोर्स F है। अगर मैं इसी वैक्यूम मीडियम को अब यहां से हटा के इसमें एक कंटेनर में डाल दूं जहां पे क्या है, वाटर है, तो क्या इस पे फोर्स में चेंजेस आएंगे? हाँ, फोर्स में चेंजेस आएंगे, क्योंकि फोर्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 80 होता है। तो यहाँ पे फोर्स में जो चेंजेस आ जाएंगे तो फोर्स जो हो जाएगा मीडियम का, वो वैक्यूम में जो फोर्स था F, उसका कितना हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, दैट इज F अपॉन 80 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर मीडियम सराउंडिंग में चेंज हो जाता है किसी चार्ज सिस्टम के, तो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ठीक है। तो इतना क्लियर हो चुका है। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन, इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे। अगर मीडियम चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, जहां पे के जो होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर k इज ग्रेटर देन 1 है, k इज ग्रेटर देन 1 है, सिंस डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू होती है, तो ये डिवाइड करने के बाद ये छोटी वैल्यू आती है, तो Fm विल बी लेस देन F। अगर डिनोमिनेटर में 1 से छोटी वैल्यू होती है तो ये जो वैल्यू होती है वो F से लार्जर होती है, तो F इज ग्रेटर देन F हो जाएगा। Fm इज ग्रेटर देन F। मीडियम में जो फोर्स है वो ज्यादा होगा किससे, एयर में, वो सॉरी फ्री स्पेस में या वैक्यूम में जो फोर्स है उससे। तो अब चलते हैं आगे बात करते हैं। तो आगे अगर बात करें तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। अभी तक जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ जो पढ़ा है उसमें कूलॉम्स लॉ ने सिर्फ दो चार्जेस के बीच में फोर्स के बारे में बताया है कि अगर दो चार्जेस सर्टेन सेपरेशन पे रखे हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर सेवरल चार्जेस, किसी एक मीडियम में अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, सेवरल चार्जेस रखे हैं, सपोज कर लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ ये सपोज के लिए z एक्सेस है, ये x है और ये y है, ठीक है। और बहुत सारे चार्जेस सपोज कर लीजिए ये क्या है, ये Q1 है, यहाँ पे क्या है Q2 है, यहाँ पे क्या है
Q3 है, ऐसे ही Q4 है, डॉट 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 Qn। ऐसे बहुत सारे चार्जेस, एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस यहाँ पे आपस में रखे हैं। तो अब क्या होगा, क्या अब हम यहाँ कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके फोर्स निकाल सकते हैं? नहीं। हाँ, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वहां पे हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस प्रेजेंट हैं और उन चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालना है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो जितने भी पेयर यहाँ पे बनेंगे, सपोज कर लीजिए मुझे Q1 पे यहाँ पे फोर्स निकालना है, Q1 चार्ज पे, तो जितने भी यहाँ चार्ज के पेयर्स बनेंगे, सपोज कर लीजिए ये है, ये Q1 है, हाँ, तो जितने भी पेयर्स बनेंगे इनकी वजह से, जितने भी चार्जेस हैं इसकी वजह से जो Q1 पे फोर्स होगा वो जो होगा वो इन चार्जेस के सेपरेटली जो फोर्सेस हैं उनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। जैसे इन दोनों चार्ज को मैंने मिलाया और ये सिमिलर चार्ज है, तो ये जो चार्ज होगा इस पे क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। Qn जो होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये जो Q3 जो होगा वो Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। जो Q4 होगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से हम अगर देखा जाए तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। यहां पे अगर देखा जाए तो फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू थर्ड चार्ज, ठीक है, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्थ चार्ज एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज। तो क्या होगा, यहां पे कहा कि इस पे जो नेट फोर्स होगा, यहाँ पे Q1 चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा, इस पे Q1 चार्ज पे, वो इनका वेक्टर सम होगा। दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 4 प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो यहाँ पे नेट फोर्स होगा इस चार्ज पे वो इन सबके वेक्टोरियल सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। नॉर्मल सम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आता है वेक्टर फॉर्म में उसको हम समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस जब डिस्क्रीट मैनर में होते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो समेशन फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे F नेट एट Q1, अगर यहाँ पे F12 अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, इसको मैं कह दूं R1 2 यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है R1 3 यूनिट वेक्टर, इसके अलोंग जो यूनिट है R1 4 यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं हम, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज R1 n यूनिट वेक्टर अगर मैं करस्पॉन्ड कर दूं, तो F12 क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू K टाइम्स, K जो है वो हमारा 1/4πε0 कांस्टेंट है, स्मॉल k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ होगा Q1 और क्या हो जाएगा, किसकी वजह से है, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 यूनिट का, ठीक है। ऐसे ही K टाइम्स Q1 पे फोर्स लगा रहा है, अब किसका है, 3 की वजह से Q3, तो R13 स्क्वायर R13 कैप। कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था अगर R कैप के फॉर्म में फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होता है डिस्टेंस का, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा K टाइम्स, अब 4 की वजह से फोर्स है तो Q1 और क्या आ जाएगा Q4 डिवाइडेड बाई R14 का स्क्वायर और R41 कैप एंड सो ऑन, प्लस ऐसे ऐड करके हो जाएंगे, प्लस कहां तक गया है, n तक, तो Q1 Qn R1n स्क्वायर R1n कैप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अगर सम कर दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ा हुआ है डिस्क्रीट फॉर्म में, तो जो कॉमन टर्म्स है उनको हम बाहर ले सकते हैं और सबमिशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ पे यहाँ पे कौन सा टर्म है जो कॉमन यहाँ से आ रहे हैं, तो जो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा Q1 पे वो कितना हो जाएगा, K सबसे कॉमन आ रहा है टर्म से, सब जगह Q1 भी है तो Q1 भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सबमिशन अप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे सब्मेशन अगर अप्लाई होगा, सब्मेशन अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सब्मेशन आई पे हम रन कराते हैं 1 से 1, यहाँ कितना है 1 से चल रहा है कि 2 से चल रहा है, यहाँ 2 से चल रहा है, तो हम कहां से अप्लाई करेंगे 2 से। देखो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ रहा है, तो 2 से n कहां तक जा रहा है n तक। और किस पे सब्मेशन लगा हुआ है, यहाँ पे Q I, क्योंकि Q1 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, यही बचा Q2 Q3, तो Q I डिवाइडेड बाई R1, और यहाँ पे चेंज हो रहा है 2, 3, 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा I का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर R1 I का क्रॉस। तो इस तरीके से सब्मेशन फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर बहुत सारे सेवरल डिस्क्रीट चार्जेस कहीं पे रखे हुए हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालना है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सभी चार्जेस की वजह से जितने भी पेयर बनेंगे उनकी वजह से इलेक्ट्रिक वो फोर्स वेक्टर लिखेंगे और उसके बाद उनका वेक्टोरियल सम करेंगे, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पे हम क्या नेट फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने 11th में अच्छे से पढ़ा था, अब उसी का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए किस तरीके से सिमिलैरिटीज हैं, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है, पहले हम सिमिलैरिटीज देखेंगे कि कंपैरिजन अगर जब करेंगे तो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पाई जाती है। तो सबसे पहली बात, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से क्या निकला था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही जब हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हैं तो क्या है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे F इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसकी वजह से है, वो चार्जेस की वजह से है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसकी वजह से था, मासेस की वजह था, मास बॉडीज की वजह था, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो ये एक सिमिलैरिटी ये हो गई। ठीक है, और दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों क्या है, दोनों कैसे फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स है, दोनों क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, दोनों एक क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, दोनों सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इनका अगर इनमें डिफरेंसेस देखे जाए कि ये तो सिमिलैरिटी की बात हो गई कि सिमिलैरिटी कैसी होती है, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होती है वो हमने देख ली। अगर इनमें डिफरेंसेस देखे जाए कि कौन कौन से डिफरेंसेस इसमें पाए जाते हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस है कि नेचर का डिफरेंस है। ठीक है, तो जहां हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या था, अट्रैक्टिव इन नेचर था, अट्रैक्टिव इन नेचर था, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा कैसा है, अट्रैक्टिव तो है ही, अट्रैक्टिव भी है एंड रिपल्सिव भी है। ठीक है, दोनों नेचर यहां पे शो करता है। अट्रैक्टिव क्या है, जब अपोजिट चार्जेस होंगे, और ये मैंने बताया था क्यों ऐसा होता है, अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। और अगर यहाँ पे सिमिलर चार्जेस होंगे, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो उस केस में क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। क्यों ऐसा है कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है और यहाँ पे दो नेचर होते हैं, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जबकि मास जो होता है, मास ओनली वन टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसलिए सिर्फ यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर होता है फोर्स का, और यहाँ पे कैसा होता है, रिपल्सिव नेचर होता है। ठीक है,
और अगर इसमें बात की जाए कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखिए, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखूंगा। टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁵ तो टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर है जो कि सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन। ठीक है। थर्ड आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सी टच्ड विद ए, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और सेम चार्ज है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज। तो पहले ये दोनों सेम चार्ज थे, इस पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज इस पे था। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी स्फीयर। ठीक है। और एक थर्ड स्फीयर सी लाया जाता है और इसके कांटेक्ट में पहले रखा जाता है सी, जो कि इन दोनों के आइडेंटिकल है। ठीक है। तो सी अनचार्ज था, उसको मैंने क्यू के कांटेक्ट में रखा, और सिंस से आइडेंटिकल है जो चार्ज होगा इस पे ओवरऑल वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब जैसे ही इसको टच करेंगे ये क्यू चार्ज जो है अब इस पे फ्लो करने लगेगा, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो क्यू चार्ज था तो आधा चार्ज इस पे आ जाएगा, आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2 और इस पे भी चार्ज आ जाएगा Q/2। तो इसको अब चार्ज ये Q/2 चार्ज हो गया है सी स्फीयर, और इसको उठा के कहाँ रखा जाता है, सी इज टच्ड टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, और इन दोनों के मिड पॉइंट पे यहाँ पे सी को रख दिया जाता है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, दैट इज Q/2। ठीक है। तो इस केस में हमें बताना है कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। ठीक है। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, सी पे हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो पहले जब ये सी नहीं था तो पहले फोर्स इतना लग रहा था, तो बताइए ये फोर्स किसके इक्वल होगा, दिस इज K टाइम्स पहले चार्ज कितना था इस पे पहले चार्ज कितना था, Q था, और इस पे भी Q था। तो कितना हो जाएगा Q², और इसका सेपरेशन हम पहले मान लेते हैं क्या था, R, तो हो जाएगा R², क्योंकि वो हमें डेटा गिवन नहीं है, ना चार्ज दिया है ना ये दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना सा चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड वाले केस में, सेकेंड के केस में अगर बात किया जाए तो सी पे फोर्स कितना होगा, तो सी पे अगर फोर्स देखा जाए तो सी पॉजिटिव है, प्लस Q/2 है, ये भी Q, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, सी को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये सी पॉइंट सी स्फीयर है तो इसको इधर रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन, दिस इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन क्या है, सी ड्यू टू बी जो है, ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सबसे पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकालते हैं। तो यहां पे अगर फोर्स देखा जाए तो कितना होगा, K टाइम्स, और इस पे चार्ज कितना है, Q/2, और इस पे चार्ज कितना है, Q/2, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंस मिड पॉइंट पे था तो पहले R था, तो अब कितना हो जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, K टाइम्स ये हो जाएगा Q², और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2 × 4 और ये स्क्वायर होगा 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा R²। दिस इज इक्वेशन 2। अगर ऐसे ही FCB निकाला जाए, मतलब C पे फोर्स ड्यू टू B, अगर ये वाला फोर्स निकाला जाए तो ये हो जाएगा K टाइम्स, C पे चार्ज कितना है, Q/2, B पे चार्ज कितना है, Q, और डिस्टेंस कितनी है, R/2 का स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा K टाइम्स, ये हो जाएगा Q², यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, और 4 आएगा तो 2 × 2 = 4, और 2 कहां चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, चाहे अभी लिख लीजिए, R²/2 बचेगा, और 2 कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2K Q² / R²। दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो अगर देखा जाए
तो यहाँ पे k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखा जाए 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये टर्म तो सेम है, ये टर्म सेम है, लेकिन ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है। तो ये जो फोर्स है FCA, इधर जो फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है FCB, इधर जो फोर्स लग रहा है, अगर इसको हम कह दें F, इस फोर्स को अगर F कह दें, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है, 2F लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा F नेट जो फोर्स होगा वो, सिंस इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा FCB माइनस FCA। जब घटाएंगे तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स बच जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा यहाँ पे, ये स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए इतना फोर्स बचेगा, और इसको अगर देखा जाए, ये नेट फोर्स है किस पे, सी पे नेट फोर्स है। और अगर देखा जाए फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन में यही टर्म दिया है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2 × 10⁵ न्यूटन। इसका मतलब जो सी पे नेट फोर्स लगेगा वो 2 × 10⁵ न्यूटन के इक्विवेलेंट यहाँ पे लगेगा। ओके, चलिए ठीक है, आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, लगभग 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को डील करेंगे, कुछ इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं उसको डील करेंगे। फिर अगला वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल पे ही बेस्ड बनाते हैं, पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, एज वेल एज ये किस प्रिंसिपल पे है, ये सीधे सीधे कूलम्बियन फोर्स पे है, क्योंकि 2 ही चार्ज 3 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे अगला वीडियो बनाएंगे, और उसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।